नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। पिछले क्लास में हम कैल्शियम के बारे में पढ़े थे, आज हम फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। फास्फोरस ये शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। पहले तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद फास्फोरस। आपको पिछली क्लास में भी ये बताया गया था कि फास्फोरस और कैल्शियम का रेशियो 1:1 होना चाहिए। तो कैल्शियम के बारे में हम बता चुके हैं, ये फास्फोरस के बारे में। ये शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में उपस्थित रहती है। मस्तिष्क एवं नाड़ी तंतु की कोशिकाओं के बहुगुणन के लिए तो फास्फोरस नितांत जरूरी है। कोशिकाओं के केंद्रक में प्रमुख रूप से विद्यमान रहता है ये। अब कुल शरीर का 1% भाग फास्फोरस का बना होता है। जो हमारे शरीर है उसका 1% भाग फास्फोरस का होता है। कुल फास्फोरस का 80% भाग कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाता है। जो फास्फोरस हमारे शरीर में रहता है, 1% अगर फास्फोरस है तो इसका 80% जो होता है वो कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाता है, जिससे अस्थियों एवं दांतों का निर्माण होता है। सबसे ज्यादा हमारे शरीर में क्या है? अस्थियां हैं। तो अस्थियों और दांतों का निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से होता है, जिसमें से कि फास्फोरस जो 1% होता है उसका 80% हम कैल्शियम के साथ मिक्स होकर ये अस्थियों और दांतों में यूज होता है। शेष 20% फास्फोरस शरीर के कोमल ऊतकों तथा तरल पदार्थों में विद्यमान रहता है। मतलब 1% है पूरे शरीर में, उस 1% का 80% जो है वो हड्डियों और दांतों में और 20% अन्य भागों में रहता है। वयस्क जो होते हैं उस व्यक्ति के शरीर में लगभग 400 से 700 मिलीग्राम फास्फोरस उपस्थित होता है। शरीर में फास्फोरस दो रूपों में उपस्थित होता है, अकार्बनिक फास्फेट और ये कार्बनिक फास्फेट है। पहले अकार्बनिक फास्फेट और दूसरा कार्बनिक फास्फेट। अकार्बनिक फास्फेट जो है, यह फास्फेट क्या होता है? अस्थियों में अकार्बनिक फास्फेट जो पाया जाता है ये कैल्शियम फास्फेट के रूप में होता है, और तरल पदार्थों में जो होता है ये सोडियम एवं पोटेशियम फास्फेट के रूप में होता है। अस्थियों में अकार्बनिक फास्फेट कैल्शियम फास्फेट के रूप में होता है। अभी आपको बताया ना कि जो फास्फेट होता है, फास्फोरस होता है, उसका 80% हड्डियों में होता है, तो हड्डियों में ये कैल्शियम के साथ मिक्स होकर होता है, तो कैल्शियम फास्फेट होता है। और बाकी जो 20% होता है वो सोडियम और पोटेशियम फास्फेट के रूप में होता है। अब आते हैं सेकंड कार्बनिक फास्फेट के बारे में। कार्बनिक फास्फेट जो है शरीर में फास्फेट और कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलकर भी रहते हैं। कुछ इसमें से महत्वपूर्ण जो है वो है न्यूक्लियोप्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल। ये फास्फोरस जो है न्यूक्लियोप्रोटीन के साथ मिलकर फास्फोन्यूक्लियोप्रोटीन बनाता है। केंद्रक और केंद्रिका का जो अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है, इसी में क्रोमोसोम उपस्थित रहते हैं जो वंशानुक्रम गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में फास्फोरस का अमूल्य योगदान है। ये न्यूक्लिक जो है ये क्या करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं वंश की गुणों को। दूसरा है ग्लिसरोफास्फेट। ग्लिसरोफास्फेट जो है ये फास्फोरस जो है ग्लिसरॉल के साथ मिलकर, तो ये ग्लिसरॉल और प्लस फास्फेट ग्लिसरोफास्फेट के रूप में उपस्थित होते हैं। ये कोएंजाइम के साथ भी रहते हैं, प्रोटीन के साथ भी रहते हैं। प्रोटीन के साथ क्या है? फास्फोरस जो है दूध या अंडे का जो प्रोटीन होता है उसमें फास्फोप्रोटीन एवं न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, कोएंजाइम के साथ भी रहते हैं। कोएंजाइम में वसा है या प्रोटीन एवं कार्बोज के चयापचय में भाग लेने वाले कुछ एंजाइम, जैसे कोएंजाइम 1 एवं सेकंड जो है कार्बोक्सिलेज एवं फास्फेट उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है फास्फोलिपिड के साथ। फास्फोलिपिड के साथ मिलकर ये फास्फोरस जो है ये लिपिड के साथ मिलकर फास्फोलिपिड बनाता है। ये फास्फोलिपिड कौन से हैं? जो आपके नाड़ी तंतु में पाए जाने वाले लेसिथिन एवं सिफेलिन, ये जो है ये फास्फोलिपिड है। क्रिएटिन फास्फेट कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है।
कोशिका के जो माइटोकॉन्ड्रिया में फास्फोरस होता है वो एडीपी तथा एटीपी के रूप में होता है, और ये जो एडीपी है ये ऊर्जा का स्थैतिक रूप होता है जो कि एटीपी में बदल जाता है और कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। हेक्सोस फास्फेट फास्फोरस कार्बोज के साथ मिलकर हेक्सोस फास्फेट बनाता है। यह ट्रायोस फास्फेट के रूप में भी शरीर में विद्यमान रहता है। इसके साथ साथ अनाज में फास्फोरस फास्फोरिक एस्टर के रूप में तथा दालों और सूखे मेवे, तेल के बीज आदि में फास्फेटिक फाइटिक अम्ल के रूप में भी उपस्थित रहता है। इसके प्राप्ति, जो फास्फोरस है यह अल्प या अधिक मात्रा में लगभग सभी भोज्य पदार्थों में मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से यह दूध, अंडा, मछली, पक्षी, मुर्गी, आटा, तिल, केकड़ा, जई का आटा आदि में फास्फोरस अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। इसके साथ साथ अनाज, दाल में, सूखे मेवे में, मटर, चना, चुकंदर, बादाम आदि में फास्फोरस अच्छी साधन होते हैं ये फास्फोरस के। कार्य, इसके कार्य जान लेते हैं। फास्फोरस का कार्य, मुख्य कार्य क्या है? हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में, क्योंकि 80% इसका यूज होता है इसमें, तो फास्फोरस हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ये कैल्शियम के साथ क्या मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाता है, और यह एक अघुलनशील लवण होता है जो अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। दूसरा है न्यूक्लियोप्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में। फास्फोरस के न्यूक्लियोप्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए एक अति आवश्यक एवं नितांत महत्वपूर्ण खनिज लवण है, जिसकी भूमिका किसी भी कीमत पर नकारी या नजरअंदाज तो नहीं की जा सकती। कोशिका के जीवद्रव्य एवं न्यूक्लिक में न्यूक्लियोप्रोटीन उपस्थित रहता है। यह न्यूक्लियोप्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण फास्फोरस की उपस्थिति में ही होता है। केंद्रक में गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं। ये क्रोमोसोम ही वंशानुगत विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। कोशिकाओं के बहुगुणन में भी केंद्रक की अहम भूमिका होती है। केंद्रक ही सर्वप्रथम विभाजित होकर दो नवीन कोशिकाओं को बनने में मदद करता है। नेक्स्ट है कार्बोज के चयापचय में। कार्बोज के चयापचय में भी फास्फोरस की अहम भूमिका होती है। ये क्या है? कोशिका के जीवद्रव्य में जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा के रूप में एडीपी के रूप में ये रहता है, और जब कभी हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में जो एडीपी होता है वो ऊर्जा एटीपी में बदल जाती है, और एटीपी क्या करता है? कार्बोज के चयापचय के लिए जरूरी होता है। तो जब एडीपी ऊर्जा एटीपी में बदलती है तभी कोशों को ऊर्जा मिलती है, और फास्फोरस के बिना एटीपी का निर्माण नहीं होता है। अम्ल क्षार संतुलन में सहायक है। फास्फोरस शरीर में अम्ल क्षार संतुलन को भी नियमित करता है। फास्फोरस के अणुओं में अधिक हाइड्रोजन आयन के संयोग करने की क्षमता होती है, तो ये अपनी इसी क्षमता के कारण शरीर के द्रव्यों को अम्लीय होने से बचाता है। और रक्त का, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त का पीएच कितना होता है, तो रक्त का पीएच 7.3 से 7.4 होता है। पौष्टिक तत्वों के परिवहन में भी सहायक है। फास्फोरस रक्त में लिपिड के साथ फास्फोलिपिड के रूप में विद्यमान रहता है। तो फास्फोलिपिड क्या करता है? वसी अम्लों में फास्फोरस के मिलने से बनता है। फास्फोलिपिड रक्त में उपस्थित पौष्टिक तत्वों को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करते हैं। एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के रक्त सीरम में फास्फोरस की मात्रा 2.5 से 4 mg होता है, और बच्चों में ये 4 से 5 mg तक होता है। ऊर्जा उत्पादन की क्रिया में फास्फोरस ऊर्जा उत्पादन की क्रिया में सक्रिय भूमिका अदा करता है। जब कभी भी शरीर को आहार से ऊर्जा नहीं मिलती है, जैसे कि आप व्रत रह गए या किसी यात्रा में गए, तो काफी टाइम तक खाना आपको अगर नहीं मिला है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि शरीर की आंतरिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा शरीर की यकृत तथा मांसपेशियों में जमा ग्लाइकोजन से प्राप्त होता है। तो यकृत में जमा जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में बदलता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। परंतु ये जो ग्लाइकोजन है, जो ग्लूकोज में बदलने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय तक ग्लाइकोजन फास्फोरस युक्त ग्लूकोज यौगिक के रूप में होता है।
और प्रोटीन, वसा एवं कार्बोज के चयापचय की क्रिया में भाग लेने वाले आवश्यक एंजाइम का को कार्बोक्सिलेज के निर्माण के लिए भी फास्फोरस जरूरी होता है। कोशिकाओं के विकास में भी सहायक है फास्फोरस जो है, कोशिकाओं के निर्माण विकास में भी सहायक है। कोशिकाओं के विकास के लिए फास्फोलिपिड की आवश्यकता होती है, तो फास्फोलिपिड जो है लेसिथिन और सिफेलिन का निर्माण फास्फोरस के बिना असंभव है। कैल्शियम के शोषण में फास्फोरस शरीर के कैल्शियम के शोषण को बढ़ाता है। फास्फोरस के अभाव में कैल्शियम का ठीक प्रकार से शोषण नहीं हो पाता है। चयापचय, फास्फोरस का अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है और जैसे अनाज, दाल, तेल के बीज आदि फास्फोरस कार्बनिक यौगिक के रूप में फाइटिक अम्ल के साथ मिला रहता है। तो फास्फोरस के चयापचय के लिए इन कार्बनिक यौगिकों का विघटन होना अति आवश्यक है, परंतु मनुष्य में फाइटिक अम्ल युक्त फास्फोरस को विघटन करने वाले एंजाइम जैसे फास्फेट उपस्थित नहीं रहते हैं, तो इसलिए अनाज और दालों में जो फास्फोरस होता है उसका अवशोषण नहीं हो पाता है। तो दूध, दही, पनीर, चीज, मछली, मांस आदि में जो भी फास्फोरस अवशोषण सुगमता एवं शीघ्रता से हो जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन रहते हैं। तो 70% जो फास्फोरस का अवशोषण है वो अकार्बनिक फास्फेट के रूप में होता है। और अम्ल फास्फोरस के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करती है। फास्फोरस का संग्रह स्थल मुख्यतः अस्थियां एवं दांत होते हैं। शरीर में उपस्थित कुल फास्फोरस का 80% भाग हड्डियों और दांतों में तथा शेष 20% भाग कोमल ऊतकों एवं तरल द्रव्यों में रहता है। अवशोषित फास्फोरस का 10 से 40% भाग शरीर के अंगों में चला जाता है। शेष फास्फोरस गुर्दों में चला जाता है, जहां से ये मूत्र के साथ विसर्जित हो जाता है। फास्फोरस की कमी जान लेते हैं। फास्फोरस की कमी से क्या होता है? इससे भूख नहीं लगता है, थकान होता है, अस्थियों एवं दांतों का कमजोर एवं दुर्बल होना और शारीरिक वृद्धि रुक जाना, अस्थियों में विकार उत्पन्न हो जाना और अस्थियों के जोड़ों का सख्त होना।